बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। नीलहरित शैवाल धान की फसल के लिए बहुत है उपयोगी। एक्वेरियम में रंगीन मछलियों का पालन रोजगार का बेहतर जरिया। नीलहरित शैवाल, जिसे अंग्रेजी में ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये एक जैविक खाद है जो नाइट्रोजन का सस्ता और सुलभ विकल्प है, जो कि फसल में न सिर्फ नाइट्रोजन की पूर्ति करता है बल्कि खेत में नीलहरित काई से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाता है। तो आइए नीलहरित शैवाल को तैयार करने की विधि और फसल में प्रयोग के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रणधीर नायक से। सम्मानित किसान भाइयों, आज आपको हम ये नीलहरित शैवाल जैव उर्वरक उत्पादन एवं प्रयोग की विधि बताना चाहते हैं, जो कि आपकी खरीफ की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है और नाइट्रोजन का एक प्राकृतिक स्रोत है। धान की फसल में किसान हजारों रुपए खर्च करके नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए यूरिया डालता है, जो इंसान व वातावरण दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। जबकि किसान 150 से 200 रुपए खर्च करके नीलहरित शैवाल का प्रयोग कर नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकता है। किसान भाई अपने घरों में काई वाली खाद नीलहरित शैवाल का आसानी से उत्पादन कर सकते हैं और इसे धान की फसल में डालकर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। देखें कि इसको हिंदी में नीलहरित शैवाल जैव उर्वरक कहते हैं, भोजपुरी में इसको काई वाली खाद कहते हैं और अंग्रेजी में इसको ये ब्लू ग्रीन एल्गी बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं। इसको किसान भाई अपने घरों पर बहुत ही आसानी से, और जब भीषण गर्मी का समय होता है उस महीने में इसको अपने घरों पर कहीं भी इसको बना सकते हैं। इसमें देखें दोस्तों कि यह काई अपने प्रदेश में 1600 प्रकार की होती है, लेकिन ज़्यादातर इसमें जंगली काइयाँ होती हैं। उन्हीं काइयों में से 7-8 प्रकार की काई, जिनका नाम है नास्टाक, एनाबेना, टोलिपोथ्रिक्स, काइलोथ्रिक्स, साइटोनेमा, इनको इकट्ठा करके इनकी खासियत यह है इन काइयों की कि यह वायुमंडल में पाए जाने वाले 78% ये नाइट्रोजन को आपके मिट्टी में स्थिरीकरण करते हैं और आपके धान के फसलों को खास करके उपलब्ध कराते हैं। इसको बनाने के लिए दोस्तों खुले वातावरण में, जहाँ की सूरज की पूरी रोशनी मिल सके, वहाँ पर 5 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और आधा फीट गहरा जो है हम गड्ढा बनाते हैं। इस गड्ढे को कच्चे रूप में भी बनाया जा सकता है। यदि कच्चा गड्ढा आप खोदते हैं तो उसमें मोटी पॉलीथीन बिछा करके पानी को रोका जा सकता है। और अगर पक्का टैंक बनाते हैं आप, जैसा कि हमारे यहाँ बना हुआ है, तो उसमें दोस्तों इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम 5 इंच पटरी से नाप करके हम पानी भरते हैं। 5 किलोग्राम उपजाऊ खेत की जो है मिट्टी डालते हैं। काई का भोजन होता है सिंगल सुपर फास्फेट, तो 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट उसमें डालते हैं। और फिर इसमें ये 7 दिन में काई वाली खाद तैयार होती है। कीड़े मकोड़े ना पड़े आपके ब्लू ग्रीन एल्गी बायो फर्टिलाइज़र के टैंक में, इसलिए 50 ग्राम कार्बोफ्यूरान इसमें डालते हैं। सब कुछ डाल करके अच्छे तरीके से हीड़ करके इसको मिला देते हैं और मिलाने के बाद देखते हैं 4 घंटा समय देख करके, जब सब कुछ मिट्टी बैठ जाए हमारी, ऊपर स्वच्छ पानी दिखाई देने लगे, तो इसके बीज को जो है मदर कल्चर कहते हैं। इसी का आधा किलोग्राम मदर कल्चर लेकर के आप पानी के ऊपर, स्वच्छ पानी के ऊपर इसको बिखेर दें। आप देखेंगे कि जो ही मदर कल्चर आप पानी में डालते हैं तो अब एक तेली परत जो है उसके ऊपर छा जाती है। यही निशानी होती है कि हमारा मदर कल्चर ठीक है या नहीं ठीक है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सूरज की रोशनी के प्रभाव से यह काई के रूप में आपके पूरे टैंक में जो है फैलती जाती है, जैसे कि दूध के ऊपर साड़ी पड़ती है। और 7 दिन के अंदर आपके टैंक का 5 इंच पानी भी खत्म हो जाता है और काई की एक मोटी सी परत पूरे टैंक में छा जाती है। लगभग 7 से 8 दिनों के बाद पानी में गहरे हरे रंग की काई की परत दिखाई पड़ने लगती है। जब ऐसा होने लगे तब पानी को सूखने के लिए छोड़ देते हैं।
सूख जाए तो काई या शैवाल को आधा सेंटीमीटर की गहराई तक खुरचकर थैली में भर लें। फिर पानी डालकर इस क्रिया को 2-3 बार दोहराएं। इस तरीके से आप देखेंगे कि एक टैंक से एक हफ्ते में 6.5 किलोग्राम नीलहरी शैवाल जैव उर्वरक उत्पादित किया जा सकता है। इसका भंडारण कहीं भी जूट की बोरी में, प्लास्टिक की बोरी में भर के और छायादार स्थान पे आप रखें। फिर इसी में से आधा किलोग्राम ले करके अगले साल फिर पुनः उत्पादन आप शुरू कर सकते हैं। अब बताते हैं आपको प्रयोग विधि के बारे में। इसका प्रयोग मुख्य तौर पे दोस्तों सबसे बढ़िया होता है कि धान की फसल में किया जाए। धान की फसल में डालने के लिए धान की बैठवारी के बाद, ट्रांसप्लांटिंग के बाद यदि आप उसमें ये खरपतवार नाशी दवा डालते हैं तो दवा डालने के 4 दिनों के बाद, या दवा नहीं डालते हैं तो बैठवारी के तुरंत बाद यह 3 किलोग्राम प्रति बीघा या 12.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अपनी बैठाई हुई धान की फसल में इसको जो है बिखेर दें। होता क्या है कि इकाई के खेत में जो भी आप उर्वरक दिए हैं पानी रहता है, उसका वातावरण इकाई के विकास के लिए पूर्णतः जो है सुलभ है, अच्छा है, और उसमें काई धीरे धीरे जब पूजों के बीच में, धान के पूजों के बीच में आसानी से फैल जाती है। इसके फ़ायदे देखें दोस्तों क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जब आपके धान के पूजों के बीच में काई की एक मोटी सी परत छा जाती है तो जो सीजनल खरपतवार होते हैं, सेवई डोरा वगैरह, इनका जो है लगभग 50% इनका कंट्रोल हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण फ़ायदा इसका ये है कि यह पानी का उड़ाव आपके खेत से कम होता है, लिहाजा आप कम पानी में भी अच्छी फसल लेने में सक्षम होते हैं। तीसरा इसका फ़ायदा है कि यह 12.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जब आप प्रयोग करते हैं तो यह आपके खेत में 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की बचत करता है, या यूरिया के सेंस में बात की जाए तो कम से कम 65 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया की भी बचत होती है। हमने स्वयं इसके तरह तरह के जो है ट्रायल करवाए हैं, परीक्षण करवाए हैं। इसमें ये पाया गया है कि जहाँ भी नाइट्रोजन की रासायनिक नाइट्रोजन की मात्रा कम करके या प्राकृतिक नाइट्रोजन का स्रोत जो हम दे रहे हैं नीलहरी शैवाल जैव उर्वरक के रूप में, जिन जिन खेतों में इसका प्रयोग किया गया था वहाँ सफ़ेद बाली या जो धान में स्टेम बोरर लगता, तनावेधक लगता है, उसका भी प्रकोप नहीं के बराबर पाया गया। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, आज बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए ये जरूरी है कि बदलते समय की मांग के अनुसार व्यवसायों को अपनाया जाए, तभी अच्छी आमदनी मिलेगी। अगर रंगीन मछलियों के पालन की बात करें तो ये व्यवसाय आज अच्छी आय का जरिया बनता जा रहा है। अगर आप भी रंगीन मछलियों का पालन करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आप कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास। नमस्ते। देखा जा रहा है कि एक्वेरियम में मछली पालन धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है और इसी कारण में आज हम आपके साथ एक्वेरियम में मछली पालन के बारे में और उनके प्रजनन के बारे में चर्चा करेंगे। मछली एक्वेरियम एक जलीय प्राकृतिक सौंदर्य रूप है। बाजार में विभिन्न आकार और आकृति के एक्वेरियम आसानी से मिल जाते हैं, जिनमें आयताकार, गोल, वर्गाकार, त्रिकोण आदि काफी प्रचलित हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनका चयन कर सकते हैं, साथ ही इनको स्वयं घर पर भी बना सकते हैं। एक्वेरियम तैयार कर अनुकूलित करने के बाद उसमें विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी मछलियां पाली जाती हैं।
वैसे एक्वेरियम में जब आप मछली पालन करते हैं तो कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। जैसे कि जब आप एक्वेरियम सबसे पहले जब आप एक्वेरियम रखते हैं अपने घरों पर तो आप कहाँ पर रखेंगे। ध्यान रखिए जब आप एक्वेरियम रखते हैं तो डायरेक्ट जो सूर्य किरण है उसके सामने नहीं रखना चाहिए और जो मेन एंट्रेंस मतलब आपका जो मेन दरवाज़ा है उसके बगल में नहीं रखना चाहिए। ये दोनों चीज़ों को ध्यान में आपको देना चाहिए। सेकंड है जब आप मछली का घनत्व एक्वेरियम में मछली स्टॉकिंग आप कितना कर सकते हैं। जब आप एक्वेरियम ग्लास में मछली रखते हैं तो हमेशा ये जिज्ञासा रहता है कि आप कितना मछली डालेंगे उसमें। जब भी एक्वेरियम का पहले आप माप ले लीजिए मतलब उसके लंबाई और चौड़ाई, यानी अगर लंबाई आपका 3 फीट हो यानी 90 सेंटीमीटर और उसका जो ऊंचाई है वो लगभग 1 फीट हो तो 30 सेंटीमीटर। मान लीजिए अगर आप 5 सेंटीमीटर का मछली वहाँ पर डालते हैं एक्वेरियम में तो तब 135 5 से अगर आप भाग कर देते हैं तो लगभग आपका 27 मछली। तो वो जो 3 बाई 1 फीट का जो आपका मछली का टैंक है उसमें आप 27 मछली डाल सकते 5 सेंटीमीटर के साइज का। तो इस तरह आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक्वेरियम में कितना मछली आपको डालना चाहिए। आमतौर पर 2 से 5 सेंटीमीटर औसतन आकार की 50 मछलियाँ प्रति वर्ग मीटर जल में रखना ज्यादा बेहतर माना गया है। एक्वेरियम को खरीदने के बाद उसे सजाने से पहले अच्छी तरह साफ पानी से धो लें। इसके बाद साफ बालू की परत बिछा देते हैं और उसके ऊपर छोटे छोटे रंगीन पत्थर की एक परत को बिछा दें। पत्थर बिछाने के बाद थर्मोस्टेट, एयरेटर और फिल्टर को लगा दें। एक्वेरियम में जलीय पौधे लगाने से ये और भी आकर्षक लगता है। इसके लिए बाजारों में आजकल तरह तरह के कृत्रिम पौधे और खिलौने उपलब्ध हैं। इसके बाद एक्वेरियम में पानी भरा जाता है। एक्वेरियम में भरा जाने वाला पानी क्लोरीन मुक्त होना चाहिए, इसलिए यदि नल का पानी हो तो उसे कम से कम 1 दिन संग्रह कर छोड़ देना चाहिए और फिर उस पानी को एक्वेरियम में भरना चाहिए। फिर आ जाता है कि आप कौन सा मछली उसमें डालेंगे, क्योंकि बहुत सारा अलग अलग प्रजातियों का रंगीन मछली आता है। तो इस हिसाब से आपको पता करना है कि मछली का खाने का स्वभाव मतलब वो कौन सा खाना खाते हैं और उनका व्यवहार कैसा है। इस हिसाब से मछली को हम कई अलग अलग सेट में जैसे जिसके साथ जिसका सामंजस्य अच्छा है उसके साथ हम रखते हैं। मान लीजिए अगर हम एक सेट में गोल्ड फिश, जैसे गोल्ड फिश का भी बहुत सारा प्रजाति है, शूबुनकिन, फिर वेल टेल, फैन टेल, फिर कॉमन गोल्ड फिश, ऐसे करके और भी बहुत सारा प्रजाति है। ओरेंडा रेड कैप जो बहुत ही प्रचलित है। इस तरह के मछली के साथ आप शार्क जो कि छोटे आकार के हो जैसे टाइगर शार्क या सिल्वर शार्क बिल्कुल अच्छे से डाल सकते हैं और आपके एक्वेरियम भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सेट अगर आप चिचलिडे फैमिली जैसे टेक्सस हो गए या फिर कुछ अलग जाति का अगर चिचलिड रखते हैं तो उसके साथ आप गौरमी रख सकते हैं। नेक्स्ट आप और भी एक सेट बना सकते हैं जैसे शिशुजनक मछली माने मौली, गप्पी, प्लाटी, स्वॉटेल, इसके साथ आप डाल सकते हैं जेब्रा डैनियो और आप डाल सकते हैं छोटा छोटा ग्लास फिश। ऐसा करके आप अलग अलग डिफरेंट सेट बना सकते। सिर्फ ध्यान रखिए कि वो कौन सा खाना पसंद करते। जैसे मांसाहारी मछलियों के साथ आप वैसा मछली शाकाहारी मछली को मत रखिए। तो क्या होता है वो अगर बड़े आकार का मांसाहारी मछली है तो वो छोटा मछली को खा जाएगा। इस हिसाब से आप मछली को चयन कीजिए। मछलियों का प्राकृतिक आहार प्लवक है, परंतु एक्वेरियम में मुख्यतः कृत्रिम आहार का प्रयोग किया जाता है। आहार दिन में 2 बार निश्चित समय में 2% शरीर भार के अनुसार दिया जाना चाहिए। ये मात्रा जरूरत के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। भोजन उतना ही देना चाहिए जितना मछलियाँ तुरंत खाकर खत्म कर दें। सप्ताह में 1 या 2 बार प्लवक भी खिलाना चाहिए, इससे मछलियों की चमक बनी रहती है। मछली जब आहार आप देते तो ध्यान रखें, बहुत सारा पेट शॉप नाम करके बहुत सारा दुकान आप देख पाते, तो उसमें से आप को पता लगाना पड़ेगा कि ज़्यादा प्रोटीन युक्त खाना कौन सा है। लगभग 15 से 20% प्रोटीन खाना आपको उपलब्ध करवाना है, क्योंकि ये कलर एनहांस करता है आपका, और जिसमें पिगमेंट ज़्यादा हो यानी कैरोटिनॉइड या एक्सांथनिन, ये सब पिगमेंट अगर जिस खाने में ज़्यादा है उस खाने का मछली पिलेटेड फॉर्म में आप
डाल सकते हो। या फिर अगर लाइव फीड आप प्रयोग करते हैं तो माने ट्यूबीफिक्स, उसको आप छोटा छोटा पीसेस में काट करके उसको छिद्र वाला एक छोटा कप में एक्वेरियम के टैंक के साइड में आप रख के मछली को अच्छे से खाना प्रयोग कर सकते हैं। तो मछली उस कप से अपने आप ही खाना लेते रहेगा और आपके एक्वेरियम दूषित से मुक्त रहेगा। एक्वेरियम में मछली पालन करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि थर्मोस्टेट द्वारा पानी का तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखें। एरेटर द्वारा वायु प्रवाह निरंतर करना चाहिए। पानी साफ रखने के लिए फिल्टर का उपयोग करना चाहिए। एक्वेरियम में उपस्थित अनावश्यक आहार या फिर उत्सर्जित पदार्थों को प्रतिदिन साइफन द्वारा बाहर निकालना चाहिए। हर 15 दिन में एक बार आधा पानी निकालकर स्वच्छ पानी भरना चाहिए। यदि कोई मछली मर जाती है तो उसे तुरंत ही निकाल दें। अगर कोई मछली बीमार हो तो इसका उपचार करना जरूरी है। एक्वेरियम के शीशे की दीवार कुछ समय बाद धुंधली दिखाई देने लगती है, इसलिए इसे मुलायम साफ कपड़े से बिना खरोंच के शीशे को प्रतिदिन पोंछना चाहिए। एक्वेरियम में लगाए गए उपकरणों की क्रियाविधि की जांच समय समय पर करते रहें। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। किसान भाई सिंचित मूंगफली की निराई गुड़ाई बुआई के 1 महीने बाद करें। बुआई के 1 महीने बाद झुमका किस्म वाली फसल में मिट्टी चढ़ाएं। मूंग की बुआई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है, इसके लिए उन्नत किस्में SML 667, RMG 975, RMG 62, MSJ 118, RMG 268, RMG 492 और RMG 344 तथा IPM 02 मूंग की उन्नत किस्में हैं। इसी प्रकार लोबिया के लिए उन्नत किस्में हैं RC 19, CPD 119 और RC 101। मोट के लिए उन्नत किस्में हैं RMO 40, RMO 225, RMO 435 आदि। जिन किसानों के पास मिर्च, टमाटर और बैगन की पौध तैयार हो गई हो, उन्हें पौध को खेत में रोपाई करने की सलाह दी जाती है। बरसात के मौसम में खीरा, लौकी, तरोई, करेला आदि की बुआई का सही समय चल रहा है, अतः किसान इनकी उन्नत किस्मों की बुआई अवश्य करें। फल बागों को लगाने के लिए 1 गुणा 1 मीटर के आकार के गड्ढे की खुदाई करें और उन्हें 10 से 15 दिनों के लिए खुला छोड़ दें। प्रत्येक गड्ढे में बोने से पहले प्रति गड्ढे में 10 से 12 किलोग्राम गोबर की खाद अवश्य डालें। जो किसान भाई भिंडी की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए उन्नत किस्में हैं पूषा मखमली, पंजाब पद्मनी, पूषा A4, पूषा साबनी, DBL 175 आदि। तापमान में वृद्धि के कारण मिर्च की फसल में लीफ कर्ल और मोजेक रोग लग सकता है। इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। साथ ही डाइमिथोएट 30 EC दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अनंतपुरा जिला सीकर के कृषक प्रवीण कुमार ने। यह बकरी की सिरोही नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो प्रवीण कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज के समय में कम लागत और सामान्य रख रखाव में बकरी पालन आय का एक अच्छा साधन है, लेकिन आज भी जानकारी के अभाव में किसान उससे ज्यादा लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। अगर किसान बकरी पालन में उन्नत नस्ल की बकरियों का चयन कर वैज्ञानिक तरीके से पालन करें तो इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। राजस्थान में सिरोही नस्ल की बकरी उत्तम नस्ल है और ये द्विप्रयोजनीय है। इस नस्ल के मुख्य लक्षण जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हल्का झोल होता है, ये इसका नस्ल का पहचान का मुख्य लक्षण है। दूसरा, इसके लीफी ईयर है जो कि पत्ते नुमा होते हैं। तीसरा, इसके जो सींग होते हैं वो थोड़े सर में गड़े हुए होते हैं। और चौथा, जो इसका पिछली टांगों का जो भाग है टखना, वहाँ पर इसके जो बाल होते हैं ये गुच्छे नुमा होते हैं। ये सिरोही नस्ल की बकरी के लक्षण हैं। इस प्रकार से जब भी आप बकरी खरीदे तो इन लक्षणों को देखकर आप बकरी खरीदे। और ये भूरे रंग की भी होती है और भूरे धब्बेदार रंग की भी होती है। इसका जो मांस होता है ये उत्तम क्वालिटी का होता है। दूध उत्पादन भी ये 1 से 1.5 लीटर देती है। पशुपालक भाइयों, इसके प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से 4 से 6 घंटे तक आप इसको चराई कराए और तब आपको ज़्यादा लाभप्रद होगी बकरी पालन। स्टॉल फीडिंग भी आप कर सकते हैं, बकरी को अपने घर में ही पाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको 2 घंटे आप चराने के लिए जाते हैं तो इसके बहुत अच्छे बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। और इसके जो आहार है, आप तकरीबन प्रति बकरी जो दूध उत्पादन कर रही है उसको 300 से 400 ग्राम आप प्रतिदिन का दाना दे। और हरे चारे में आप जैसे रिज का है या आपके पास नीम की पत्तियां हैं इस समय, या सेजना की जो पत्तियां हैं वो आप इसको 1 से 2 किलो तक पत्तियां खिलाए। और आपके पास जैसे ग्वार का चारा है या लूम है वो आप आधा किलो से 1 किलो तक प्रतिदिन आप इनको खिलाए। बांट में आप तकरीबन 10 से 15 ग्राम आप नमक अवश्य रखें प्रति बकरी और 10 से 15 ग्राम ही आप मिनरल मिक्सर आप इसमें अवश्य रखें। तो विभिन्न तरह की किसी भी तरह की बीमारियां नहीं होगी और आपकी बकरी बिल्कुल स्वस्थ होगी। बकरियों को बीमारियों से बचाने के लिए बकरी पालकों को चाहिए कि वे समय समय पर टीकाकरण करवाएं और परजीवियों से बचाव के लिए डीवर्मिंग दवा पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार देवें। स्वास्थ्य प्रबंधन में आप जैसे ही आपके पास जो छोटी बकरी का बच्चा है वो जैसे ही 3 से 4 महीने का हो जाए तो आप उनको पहला टीका PPR का लगवाए। 3 वर्ष में एक बार लगाते हैं। ऐसे ही फड़किया रोग के लिए ईटी का टीका लगाते हैं, ये भी प्रति वर्ष एक बार लगाते हैं, साल में एक बार ही लगवाए। और जो FMD का खुरपका मुंहपका रोग होता है उसका टीका साल में 2 बार आप लगाए। तो बकरियों में आप इस तरह के टीके लगाने से किसी भी तरह की ये तीनों तरह की बीमारियां पैदा नहीं होगी। और जब भी आप कहीं से नई बकरी खरीदे तो आप अपने नज़दीकी क्षेत्र से उसको प्राथमिकता दें। और अगर आपने 50 किलोमीटर दूर से बकरियां खरीदी है तो पहले ही आप जहां खरीदते हैं वहां पर आप टीकाकरण अवश्य करवा दें और 15 दिन बाद आप बकरी को अपने बाड़े पर आप लाइए। तो आपकी बकरियों में मोर्टिलिटी नहीं होगी और आपकी बकरियां बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।